Hello friends, how are you? Welcome to my channel The Studious Kids. I am here again with a new video. As you can see, in this video we will talk about absolute cost advantage theory propounded by एडम स्मिथ. आज इस वीडियो में हम एक थियरी के बारे में बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड की है और वो एडम स्मिथ ने प्रोपाउंड की है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. The classical economist Adam Smith developed the absolute cost advantage theory in international trade. Adam Smith developed this theory on the basis of absolute cost advantage between countries' trade. According to the theory, a country exports that commodity in which it has an absolute cost advantage and specialize its production, and import that commodity in which it has a disadvantage. By doing so, it can exchange its specialized product with the product in which it does not have efficiency. So the theory is developed by classical economist एडम स्मिथ. ये थियरी किस बेसिस पे डेवलप की गई है? तो ये थियरी उसके नेम में ही है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बेसिस पे डेवलप की गई है. और ये एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कब अराइज होता है कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में जब ट्रेड होती है, तब वो ट्रेड यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो एक टिपिकल और एक पर्टिकुलर जो कॉस्ट एडवांटेज मिलता है दोनों कंट्रीज़ को उनके एक्सपोर्ट्स में, उसे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कहते हैं. और उन बेसिस पर ये थियरी की गई है, डेवलप की गई है. अकॉर्डिंग टू द थियरी, अ कंट्री एक्सपोर्ट that commodity in which it has an absolute cost advantage and specialize its production, and import that commodity in which it has an disadvantage. So basically ये थियरी क्या कहती है कि एक कंट्री ट्रेडिंग के टाइम वो चीज़ें एक्सपोर्ट करेगी कि जिसमें वो एफिशिएंट है, स्पेशलाइज्ड है, कि जिसमें उसे एक एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है जिसके प्रोडक्शन में, जिस कमोडिटी के प्रोडक्शन में, और वो कंट्री उस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगी और उसके सामने इंपोर्ट क्या करेगी, तो वो कमोडिटी इंपोर्ट करेगी कि जिसमें उसे एक डिसएडवांटेज मिल रहा है या उसे एक लेसर एडवांटेज मिल रहा है. और ये करने से क्या होगा, इट कैन एक्सचेंज इट्स स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट विथ the product in which it does not have efficiency. Here the word not is absent, so please regret that. ये करने से क्या होगा कि द कंट्री जो कंट्री ट्रेडिंग कर रही है, वो कंट्री अपने स्पेशलाइज कमोडिटीज़ और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ट्रेड करेगी और उसके सामने एक्सचेंज पे क्या लेगी, तो वो चीज़ लेगी कि जिसमें उसका प्रोडक्शन या उसका जो एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की वो लेस एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं और डिसएडवांटेजेस है. दूसरी कंट्री से इंपोर्ट में वो चीज़ लेगी जिसमें वो डिसएडवांटेजेस है. सो नाउ लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन. अकॉर्डिंग टू द थियरी, a country will export those commodities in which it has an absolute cost advantage and import those commodities in which it has a lesser cost advantage or has disadvantage. The country will specialize in the production of that commodity in which it has an absolute cost advantage and export them. So, at the time of trade, a country will export its specialized commodity to the trading country, and against that, it will import those commodities in the production of which it has less efficiency or has an disadvantage. So, एक बेसिक चीज़ यही आएगी इस थियरी में कि कंट्री export those commodities in which it has an absolute cost advantage and import those commodities in which it has a lesser cost advantage or has disadvantage. ये एक कह सकते हैं कि ये थियरी का हार्ट है, कि जिसका मतलब है कि कंट्री वो ही चीज़ एक्सपोर्ट करेगी कि जिसमें उसका प्रोडक्शन स्पेशलाइज्ड है और उसे एक एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है, और वो चीज़ इंपोर्ट करेगी कि जिसमें उसे एक डिसएडवांटेज मिल रहा है या एक लेसर कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है. कंट्री विल स्पेशलाइज जिसमें उसे
कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है जिस कोमोडिटी में, कंट्री उसका प्रोडक्शन स्पेशलाइज करेगी एंड एक्सपोर्ट देम। अगर स्पेशलाइज करेगी तो उसका वो प्रोडक्शन बढ़ेगा, डबल होगा या 3 टाइम्स होगा। सो उसका इनडायरेक्टली उसका गेन जो है एक्सपोर्ट में वो भी बढ़ेगा, क्योंकि उसकी जो कोमोडिटी है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज वाली वो भी इंक्रीज़ होगी। सो एट द टाइम ऑफ ट्रेड अ कंट्री विल एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट करेगी एक कंट्री? स्पेशलाइज्ड कोमोडिटीज़, उसका स्पेशलाइज्ड कोमोडिटीज़ जो है वो एक्सपोर्ट करेगी टू द ट्रेडिंग कंट्री एंड अगेंस्ट इट विल इम्पोर्ट, sorry my pen is not working properly, and it will import those commodities in the production of which it has less efficiency or as an disadvantage. It is not an less efficiency or disadvantage. सो बेसिकली इसमें एक ही चीज़ है कि कंट्री वो चीज़ एक्सपोर्ट करेगी जिसमें उसे एक एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है और उसी का वो प्रोडक्शन स्पेशलाइज करेगी, और उसके बदले में इंपोर्ट क्या करेगी? तो वो चीज़ें इंपोर्ट करेगी जिसके प्रोडक्शन में उसे एक डिसएडवांटेज है या एक लेसर एडवांटेज है। नाउ लेट्स सी द इलस्ट्रेशन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सपोज देर आर 2 countries, India and South Africa, and only 2 commodities, that is tea and coffee. As the theory assumed labor cost to be true, there will be only factor as measuring rod, that is labor. Now, with the 10 units of labor, India and South Africa can produce following units of tea and coffee. So, इस चीज़ में, इस थियोरी में कोई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेजरिंग रॉड की तरफ नहीं लिया गया और एडम स्मिथ ने लेबर को एक ट्रू कॉस्ट माना है। सो इस थियोरी में लेबर ही मेजरिंग रॉड है। सो सपोज दैट देर आर 2 countries, और हाँ, ये थियोरी 2x2 मॉडल है कि जिसमें 2 countries और 2 ट्रू कोमोडिटीज़ का फॉर्मूला होगा। ना तो इसमें 3 countries या 3 कोमोडिटीज़ होगी, या ना 4 countries या 4 कोमोडिटीज़। इट इज़ अ 2x2 मॉडल, 2 countries and their 2 commodities. Now suppose there are 2 countries, India and South Africa, and there are 2 commodities, that is tea and coffee. As the theory assumed labor cost as true, we will only take units of labor, not any capital or something else. Now with the 10 units of labor the productions are given. So with the 10 units of labor, India and South Africa can produce the units of tea and coffee in the following way. So 10 यूनिट लेबर में इंडिया टी का 100 यूनिट करेगा और कॉफ़ी का 50 यूनिट करेगा। साउथ अफ्रीका टी का 50 यूनिट करेगा 10 यूनिट्स और लेबर में, या कॉफ़ी का 100 यूनिट्स करेगा। दोनों कंट्रीज़ 10 यूनिट्स ऑफ लेबर में अलग अलग प्रोडक्शंस कर सकते हैं। Let's move to the next slide in which we have detailed explanation. In India, 10 units of labor can either produce 100 units of tea or 50 units of coffee. Similarly, in South Africa, 10 units of labor can either produce 50 units of tea or 100 units of coffee. So, as we can see, India is more efficient in production of tea as compared to South Africa, and South Africa is more efficient in production of coffee as compared to India. सो जैसे हमने टेबल में देखा कि 10 यूनिट्स ऑफ लेबर में, लेबर की 10 यूनिट्स में इंडिया 100 यूनिट्स ऑफ टी प्रोड्यूस करेगा या 50 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी। 10 यूनिट्स ऑफ लेबर में इंडिया या 100 यूनिट टी कर पाएगा प्रोड्यूस, या 50 यूनिट ऑफ कॉफ़ी। और सिमिलरली साउथ अफ्रीका 10 यूनिट्स ऑफ लेबर में 50 यूनिट्स ऑफ टी प्रोड्यूस करेगा या 10 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस करेगा। सो एज वी कैन सी द प्रोडक्शन ऑफ द बोथ कंट्रीज आर डिफरेंट। वाई सो? बिकॉज देयर स्पेशलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर ऑल्सो डिफरेंट। उनकी जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगी वो भी अलग होगी। एज वी कैन सी इंडिया इज़ मोर एफिशिएंट
in the production of tea as compared to South Africa, and South Africa is more efficient in the production of coffee as compared to India. So जैसे टेबल में देखा 10 यूनिट्स के साथ इंडिया टी की 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑल्दो साउथ अफ्रीका 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और वहीं साउथ अफ्रीका 10 यूनिट्स ऑफ लेबर के साथ 100 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रहा है, और उसी के सामने इंडिया 50 यूनिट्स कर रहा है। इसलिए दोनों कंट्रीज़ एक एक कोमोडिटी में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज रखते हैं। इंडिया टी की प्रोडक्शन में रखता है और साउथ अफ्रीका कॉफ़ी की। We can say that India has an absolute cost advantage on production of tea, and it is beneficial to export it to South Africa. On the other hand, South Africa also has an absolute cost advantage in production of coffee. It is also clear that India is less efficient in production of coffee and South Africa is less efficient in production of tea. So both the countries will import tea and coffee respectively. According to the theory, India will specialize in the production of tea and South Africa will specialize in the production of coffee. So ऐसा हमने पीछे जैसा पढ़ा, इंडिया possesses an absolute cost advantage in the production of tea, और वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा कि वो टी एक्सपोर्ट करे साउथ अफ्रीका को। और ऑन द अदर हैंड साउथ अफ्रीका इज़ ऑल्सो हैविंग एन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, और वो उसके सामने इंडिया को टी का एक्सपोर्ट करेगा। इट इज़ क्लियर, और एक चीज़ भी क्लियर है कि दोनों कंट्रीज़ एक एक प्रोडक्ट में लेस एफिशिएंट भी है। कौन कौन सी प्रोडक्ट? तो इंडिया कॉफ़ी प्रोडक्शन में लेस एफिशिएंट है और साउथ अफ्रीका टी के प्रोडक्शन में लेस एफिशिएंट है। सो बोथ द कंट्रीज़ विल इम्पोर्ट टी एंड कॉफ़ी रिस्पेक्टिवली। इंडिया कॉफ़ी इंपोर्ट करेगी और साउथ अफ्रीका टी इंपोर्ट करेगी, क्योंकि इन दोनों कोमोडिटीज़ में वो दोनों का प्रोडक्शन लेस एफिशिएंट है या डिसएडवांटेजेस है। सो अकॉर्डिंग टू द थियोरी वो लोग स्पेशलाइज किस में करेंगे? तो इंडिया विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ टी एंड साउथ अफ्रीका स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि दोनों को इसी प्रोडक्ट में उनका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है। और थियरी ही ये कहती है कि कंट्री उस कमोडिटी प्रोडक्शन में स्पेशलाइज होगी कि जिसमें उसे एक एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है। अब देखते हैं कि आफ्टर स्पेशलाइजेशन क्या होगा और उसके बाद व्हाट आर द गेन्स टू द कंट्री। सो to specialize the production of tea, India introduced 10 more units of labor. So as a result, its tea production will be doubled, that is 200 units. While on the other hand, South Africa also introduced 10 units to the production of coffee, which resulted into increase in its production of coffee, that to be doubled. So now after specialization, both the countries doubled their production of the commodity in which they have absolute cost advantage. So स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, स्पेशलाइजेशन करने के रूप में इंडिया 10 मोर यूनिट्स इंट्रोड्यूस करता है उसके टी प्रोडक्शन में, कि जो एक रिज़ल्ट है कि उसका टी प्रोडक्शन बढ़ के 200 यूनिट हो जाता है, कि जो पहले 100 यूनिट था और 10 लेबर थे, अब उसने 20 लेबर किए तो सीधे 200 यूनिट्स पहुंच गया। While on the other hand, South Africa also introduced 10 units of labor to the production of coffee, which resulted into increase in its production of coffee to be doubled. उस साउथ अफ्रीका ने भी 10 यूनिट्स ऑफ लेबर इंट्रोड्यूस किए, जिसका उसका भी प्रोडक्शन डबल हो गया, कि जो पहले 100 यूनिट्स था वो बढ़कर 200 यूनिट्स हो गया। So as we can see, after the specialization both the countries doubled their production. दोनों कंट्रीज़ ने अपना अपना प्रोडक्शन डबल कर दिया, और ये एक इनडायरेक्टली टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन में भी सीधा अफेक्ट करता है, क्योंकि जो पहले जो ग्लोबल प्रोडक्शन था वो 100 + 100 200 यूनिट्स का था, तभी
सॉरी 100 + 150, सपोज टी का प्रोडक्शन ग्लोबल यूनिट्स का आपने देखे तो 100 + 50 150 यूनिट्स का था, लेकिन अभी इंडिया ने अपना प्रोडक्शन टी में बढ़ा दिया है कि जो 200 हो गया है, तो 200 + 250 कि टी का प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट में 250 यूनिट्स हो जाएगा कि सो इन अ वे वी कैन ऑल्सो से दैट स्पेशलाइजेशन जो है वो ग्लोबल ट्रेड को भी काफ़ी एनकरेज करती है और ग्लोबल रिसोर्सेज भी काफ़ी हद तक बढ़ाती है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द गेन्स टू द कंट्रीज़। अगर ट्रेड कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि गेन्स होंगे, और पूरी इस थियोरी में अपन ने जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बोला है वो एक्चुअल में है क्या, वो देखते हैं। सो to know the gains of both the countries, we should know their internal exchange ratio and terms of trade. So now पहले गेंस ढूंढने से पहले हमें उनके दोनों के इंटरनेशनल रेशियोज मालूम होने चाहिए, और उनके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ट्रेडिंग के वो हमें मालूम होने चाहिए। सो इंटरनल एक्सचेंज रेशियोज ऑफ इंडिया इज़ 1 unit of tea is equals to 0.5 unit of coffee, and for South Africa 1 unit of tea is to 2 unit of coffee. Now I will explain how this arrives, because पूरी थियरी में 1:0.5 कुछ आया नहीं है। सो हमने एक टेबल देखा था कि जिसमें उनके प्रोडक्शंस दिए हैं कि इंडिया का प्रोडक्शन है 100 यूनिट, और ये है कॉफ़ी का 50 यूनिट, और साउथ अफ्रीका का टी प्रोडक्शन है 50 और कॉफ़ी प्रोडक्शन है 100 यूनिट। सो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो टी का होगा 1 और कॉफ़ी का होगा 0.5। सो इंटरनल एक्सचेंज रेशियो इंडिया का इस बिना पर निकाला गया है कि 1:0.5 टी और कॉफ़ी का, और वहीं साउथ अफ्रीका का कैसे निकाला गया है 50 of tea and 100 of coffee, that is 150 into 2 100 होगा। सो 1:2, 1 units of tea is equal to 1 units of coffee for South Africa, and 1 units of tea is to 0.5 units of coffee for India. So now we'll back to the page. Yes, सो इस तरह निकाला गया उनका इंटरनल रेशियोज़। सो सपोज द इंटरनल रेशियोज़ हमें मिल चुके हैं, तो नाउ सपोज द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ 1 units of टी इक्वल्स टू 1 units of कॉफ़ी। इसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है कि 1 unit of टी इज़ इक्वल्स टू 1 unit of कॉफ़ी, की जो उन दोनों कंट्रीज़ के इंटरनल एक्सचेंज रेशियो से एकदम अलग है। अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड इन दोनों कंट्रीज़ के इंटरनल रेशियोज़ के बीच में है, जो 1 unit of टी एंड 1 unit of कॉफ़ी 1:1 है, तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के लिए एडवांटेजेस होगा। सो एट द टाइम इंडिया विल गेन 0.5 unit more coffee every trade by importing 1 unit of tea, and South Africa will gain 1 unit of tea extra every time against 1 unit of coffee. It is clear that on trading specialized product, both the countries are getting 1 unit extra, or the unit in which they are not expertise. So at the time of trade, India will gain 0.5 unit more coffee every time, and South Africa will gain 1 unit of tea extra every time. So how they will gain 1 unit of extra, I will explain that. हमें वापस उस टेबल पे जाना होगा कि अगर हम देखें तो इंडिया एक टाइम पे अपने 10 यूनिट्स ऑफ लेबर के साथ 100 यूनिट्स ऑफ टी बना सकता है। सो अगर वो ट्रेडिंग करता है तो उसे, जैसे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड 1:1 है, तो उसका जो 100 यूनिट्स के टी है उसके सामने साउथ अफ्रीका उसे 100 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी देगा। सो इंडिया का प्रोडक्शन तो घर में 50 यूनिट्स ऑफ टी का है 10 यूनिट्स ऑफ लेबर में, सो डायरेक्टली उसे 50 यूनिट्स ऑफ
कॉफ़ी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्योंकि अगर वो उसे कॉफ़ी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, 50 to 100 करना है, तो उसे अपने लेबर यूनिट्स भी बढ़ाने होंगे। लेकिन ट्रेड के टाइम लेबर यूनिट्स बढ़ाए बिना टर्म्स ऑफ ट्रेड 1:1 है, इसलिए इंडिया को 100 यूनिट्स ऑफ टी के सामने 100 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी मिलेगी, कि जिसमें उसे 50 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी एक्स्ट्रा मिलेगी। और सिमिलरली साउथ अफ्रीका का प्रोडक्शन 10 यूनिट्स ऑफ लेबर में टी का 50 यूनिट्स है और कॉफ़ी का 100 यूनिट्स है। सो अगर साउथ अफ्रीका को भी अपना टी यूनिट्स बढ़ाना है कि प्रोडक्शन यूनिट टी का, तो उसे भी अपना जो लेबर है वो बढ़ा के 20 करना होगा, तब जाके उसका टी प्रोडक्शन 100 होगा। लेकिन ट्रेड के टाइम जैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड 1:1 है, साउथ अफ्रीका को भी उसके 100 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी के सामने 100 यूनिट्स ऑफ टी ही मिलेगी, क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों के जो इंटरनल एक्सचेंज रेशियोज उनसे डिफ़र करता है, और ये 50 यूनिट्स ऑफ टी ही साउथ अफ्रीका का गेन होगा और इंडिया में 50 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी उसका गेन होगा। सो इस तरह दोनों कंट्रीज़ वो कमोडिटीज़ एक्वायर कर रही हैं कि जिसमें उनका प्रोडक्शन डिसएडवांटेजेस है और लेस एफिशिएंट है। जैसे देखा कि 10 यूनिट्स ऑफ लेबर में इंडिया 100 यूनिट्स टी तो बना रहा है, लेकिन कॉफ़ी 50 यूनिट्स बना रहा है। सो जब वो ट्रेड करेगा तब उसे 1:1 टर्म्स ऑफ ट्रेड होने के कारण 100 यूनिट्स ऑफ टी के सामने 100 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी मिलेगी, कि जो उनकी खुद की प्रोडक्शन जो 50 यूनिट्स की कॉफ़ी उससे 50 ज़्यादा होगी, तो उसका गेन हुआ 50 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी। सो इट इज़ क्लियर्ड बाय द above examples. On the trading the specialized product, the countries are getting 1 unit extra. Here why the 1 unit is described, because here I've explained on the basis of internal exchange ratios. इसमें मैंने इंटरनल एक्सचेंज रेशियोज़ पे एक्सप्लेन किया है और अभी मैंने आपको डायरेक्ट टेबल से समझाया। सो इसमें 1 यूनिट है और एक्चुअल में अगर देखें तो 50 यूनिट्स, तो वो भी 1 यूनिट ही है। सो 1 यूनिट्स एक्स्ट्रा ऑन द और द यूनिट इन विच दे आर नॉट एक्सपर्टाइज, जिस यूनिट में वो एक्सपर्टाइज नहीं है उसके 1 यूनिट कंट्रीज़ को मिल रहे हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका को। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Conclusion. So before starting the conclusion, I hope that you like the explanation and understand the explanation. If you have any query that you don't understand my explanation, or I have many disturbance, so I'm sorry. Let's move to the conclusion. When the countries will specialize in the production of that commodity in which it has an absolute cost advantage and export them against import of a commodity in which it has a lesser advantage, the country can gain extra unit of that commodity. सो पूरे इस थियोरी में एक ही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि कंट्री किस में स्पेशलाइज करेगी, तो उस कोमोडिटी का प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करेगी कि जिसमें उसे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है, और वो ही कोमोडिटी को कंट्री एक्सपोर्ट करेगी। और उसके सामने वो क्या इंपोर्ट करेगी, तो वो कोमोडिटी इंपोर्ट करेगी कि जिसके प्रोडक्शन में उसे एक लेसर एडवांटेज मिल रहा है या एडवांटेज नहीं मिल रहा है। और ये करने से कंट्री कैन गेन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ दैट कोमोडिटी। कंट्री कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करेगी और कौन सी चीज़ इंपोर्ट करेगी वो आपने समझ लिया, लेकिन एक लास्ट कंक्लूजन की तरह मैं आपको समझा देता हूँ। कंट्री वो चीज़ें एक्सपोर्ट करेगी कि जिसमें उसे एक प्रॉपर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है जिसके प्रोडक्शन में, और वो ही चीज़ का वो स्पेशलाइजेशन करेगी ताकि उसका जो प्रोडक्शन है उस एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कमोडिटी में वो बढ़ जाए और उसका गेन भी बढ़ जाए। और उसके सामने कंट्री वो चीज़ इंपोर्ट करेगी कि जिसमें उसका प्रोडक्शन लेसर एडवांटेजेस है या लेस बेनिफिशियल है उसके खुद के टर्म्स में, कि जो उसके खुद के कंट्री में
प्रॉपरली या एफिशिएंटली नहीं बन रहा है और वो उस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगी। और ऐसा करने से उसे दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। पहला तो वो अपना स्पेशलाइज कमोडिटी इंटरनेशनल ट्रेड में बाहर के मार्केट्स में भी सेल कर पाएगी, ग्लोबल मार्केट्स में। और दूसरा कि वो जो प्रोडक्ट है उसके लिए कि जिसमें उसे लेस एडवांटेज है, वो लेस एडवांटेज को रूइन करके, यानी वो लेस एडवांटेज को डिस्ट्रॉय करके वो उसे गेन में ट्रांसफ़र करेगी। कि वो कैसा गेन कि उसके सामने वो सेम कोमोडिटी एडवांटेजेस कंट्री से ले सकेगी जिस कंट्री में उसका प्रोडक्शन एडवांटेजेस है। सो उसका जो डिसएडवांटेज है उस प्रोडक्शन पर वो भी कम होगा और उसका जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है वो भी ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ेगा। सो आई होप दैट you will understand my explanation, or if there is any problem in my explanation, I have regret. I tried my best to explain you all the aspects of the theory. So in next video we will meet again. Till then, goodbye. Thank you.